ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है और बड़ा अहम टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टॉपिक में अगर वैसे तो बहुत सारे टॉपिक इसके काफ़ी अहम हैं जो वक्त के हिसाब से कोर्सेज पूरे कोर्स को मैं लॉन्च करना चाहूँगा। मैं आज का जो टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यानी SRS जिसे कहते हैं हम लोग। इस SRS के थ्रू हम लोग ये डॉक्यूमेंट है बेसिकली। अगर हम SRS के हवाले से अगर हम बात करें, SRS बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। यानी एक पूरा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है जिसके थ्रू हम लोग करते क्या हैं कि अपने क्लाइंट को इनिशियली एक डॉक्यूमेंट बना के देते हैं और उस डॉक्यूमेंट के थ्रू वो तमाम चीज़ों को, क्योंकि अगर हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनवाता है अगर क्लाइंट हमसे, तो इसका मतलब यह है कि वो दो चीज़ें चाहता है। नंबर एक, जितनी डेडलाइन उसने दी है उस डेडलाइन में उस सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करे, नंबर वन। नंबर सेकंड ये कि क्वालिटी मेंटेन करे। सवाल क्वालिटी की डेफिनेशन क्या है? क्वालिटी की डेफिनेशन ये होती है कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है अगर वो फुलफिल हो जाए तो वो क्वालिटी में शामिल होती है। इस तरह तीसरी चीज़ और भी है, वो होती है कि क्या उसकी क्लाइंट की रेंज में यानी वो सॉफ्टवेयर आ रहा है ही नहीं आ रहा। इस तरह की तमाम चीज़ें जो डिफाइंड होती हैं वो इनिशियल डॉक्यूमेंट में डिफाइन होती है, जिसको हम SRS कहते हैं। SRS बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोजेक्ट के अंदर। इसके अंदर तमाम डेडलाइन के बारे में, इसमें तमाम हार्डवेयर, तमाम सॉफ्टवेयर और इसके अलावा इसमें तमाम कॉस्ट और कॉस्ट की एस्टिमेशन, उसमें रिस्क एनालिसिस, हर चीज़ उसमें डिफाइंड होती है। यानी कहने का मकसद ये है कि जब आप डिलीवरेबल यानी जब आप डिलीवर्ड करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, तो ये फर्स्ट डिलीवरेबल कहलाया जाता है आपका। और जब आप प्रोजेक्ट को डिलीवर्ड करते हैं तो ऐसी सूरत में आपके सामने जो क्लाइंट होता है वो सबसे पहले इन्हीं SRS को देखते हुए वो प्रोजेक्ट को ये देखता है कि उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो उसने रिक्वायरमेंट दी थी SRS के अंदर वो फुलफिल हुई कि नहीं हुई। तो यानी कहा जाए तो ये SRS बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली इसको सबसे पहले IEEE वालों ने इसको लॉन्च किया था। और IEEE वो इदारा है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्ड बनाता है, जो कि तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके टेलीकॉम के, आपके कंप्यूटर साइंसेस के, आपके नेटवर्क्स के तमाम स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाता है। इसी तरह से आपकी नज़रों के सामने पहली स्लाइड पे ही, इंट्रोडक्शन स्लाइड पे ही आपके सामने होगा कि जिस तरह मिसाल के तौर पे SQA हो गया, इसका भी IEEE 730 है स्टैंडर्ड। इस तरह SCM सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इसका भी स्टैंडर्ड है। और इसी तरह सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डॉक्यूमेंट है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो आज का हमारा टॉपिक है इसका IEEE 830 है। इसी तरह से सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन है, जिसके बारे में हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल डिस्कस किया जाएगा आप लोगों से। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डिस्क्रिप्शंस है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, सॉफ्टवेयर यूज़र डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें इनका काफ़ी है। इसी तरह से तमाम नेटवर्क्स हो गए, तमाम टेलीकॉम्स हो गए, तमाम सॉफ्टवेयर्स हो गए, उन तमाम सबके स्टैंडर्ड्स हो गए। और इसी तरह से उन तमाम चीज़ों के बारे में उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने वालों में शामिल आपके IEEE, जो कि 1 जनवरी 1963 में डेवलप हुई थी। अब यहाँ पर सबसे पहले जो डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के बारे में। अगर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट प्रोसेस के बारे में अगर हम इसमें समझें तो सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी आती है। फिजिबिलिटी स्टडी सबसे पहला पार्ट होता है सॉफ्टवेयर के हवाले से। इसमें भी तमाम फिजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक शॉर्ट 2 और 3 पेजेस या 4 या फ्यू पेजेस की आपके डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप जस्ट ये बताते हैं अपने क्लाइंट को कि ये सॉफ्टवेयर फिजिबल होगा या नहीं होगा। इसके बारे में आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया जाएगा कि बेसिकली इसमें जो डिस्क्राइब होता है वो ये डिस्क्राइब होता है, जिसमें फोकस होता है, आपका गोल होता है कि आपने करना क्या है उसके अंदर। और शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस होती हैं। और उसमें दूसरी अहम बात ये होती है कि ये प्रैक्टिकली मटेरियलाइज्ड है या नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि ये प्रैक्टिकली बन सकता है कि नहीं बन सकता। इनिशियली इस चीज़ को देख ले जाते, जब ऐसा ना हो कि सॉफ्टवेयर बनाने में आप काम करने लगे और आखिर में पता चले कि सॉफ्टवेयर तो बन ही नहीं सकता, तो फिर आपको काफ़ी लॉसेस होते हैं। तो उस लॉसेस से बचने के लिए फिर आप शुरू में इस चीज़ को एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं
और उसमें ये देखते हैं कि इसमें इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस हो सकती है नहीं हो सकती है, कॉस्ट के कंस्ट्रेंट क्या सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि जो क्लाइंट होता है, यूज़र होता है, वो ये चीज़ देखता है कि क्या ये उसके रेंज में है या नहीं है। पता चला कि उसने जो कॉस्ट में उसकी रेंज में नहीं है और एज पर कॉस्ट वो चीज़ उसको बेयर नहीं कर सकता और सॉफ्टवेयर बना के बैठ जाए, तो ये चीज़ सही नहीं है। और इसमें जो चीज़ डिस्क्राइब होती है आपके फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर, वो ऑब्जेक्टिव होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। इस तरह दूसरी जो कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, जो कि हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा फिर कभी फिजिबिलिटी स्टडी डिटेल में होगा, और रिक्वायरमेंट गैदरिंग ये भी हमारा डिटेल में होगा, इसमें कौन कौन से हम लोग प्रोसेस करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक चंद लाइनें आप लोगों को इसमें बता के इसे अंडरस्टैंड करें। दरअसल हमारा टॉपिक है, तीसरा पॉइंट जो हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, वो आज हमारा टॉपिक है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी किस तरह से हम क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदर करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि फिजिबिलिटी के बाद नेक्स्ट फेज हमारा यही होता है कि किस तरह से हम अपनी रिक्वायरमेंट को गैदर करें हम लोग। इसके अलावा ये करने वाले कौन लोग होते हैं, ये होते हैं सॉफ्टवेयर एनालिस्ट होते हैं। एनालिस्ट वो पर्सन होता है कि जो कि एनालिसिस करता है, यानी इवन एनालिसिस में तो बहुत सारे इसके स्टेप्स होते हैं। इवन यहाँ पर SRS भी जो पार्ट होता है वो भी एनालिस्ट का पार्ट होता है। एनालिस्ट वो पर्सन होता है जो कि कम्युनिकेट करता है क्लाइंट के दरमियान। क्लाइंट कौन होते हैं, एंड यूज़र जो कि आपका क्लाइंट होते हैं, जो बनवाते हैं आपसे सॉफ्टवेयर, और जो प्रोफेशनल पर्सनस होते हैं उनके दरमियान कम्युनिकेट करवा के वो ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं कि यूज़र रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं। और एक यूज़र रिक्वायरमेंट गैदरिंग के कुछ स्टेप्स हैं, उनमें से चंद स्टेप्स के नाम, इसकी डिटेल में मुझे पूरा एक सेशन भी लेना है। इसमें सबसे पहले यूज़र रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू किस तरह से लिया जाता है, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, उसके बारे में फिर कभी आपसे डिस्कस करूंगा मैं। इसके अलावा क्वेश्चनेयर होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। यूज़र, क्योंकि एक आसान बात नहीं है ये कि आप किसी भी क्लाइंट से, आप उसके अंदर से, आप जो एक इनोसेंट यूज़र है, एक मासूम इनोसेंट यूज़र है, उसको नहीं पता कि रिक्वायरमेंट कैसे देनी है। तो ये टेक्निकल, बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, हमें ये बात देखनी होती है कि किस तरीके से उससे रिक्वायरमेंट हमें गैदर करना सूटेबल रहेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अच्छा, मेरे इस जो पोर्शन है इस चैप्टर का 3 सीरीज़ में मेरी वीडियो होगी। नंबर 1 में जिस तरह मैंने डिस्क्राइब किया सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट प्रोसेस के बारे में, उस पर फिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर उसकी नीड हो गई और उसके एडवांटेजेस हो गए, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। सेकंड पार्ट में उसमें कौन से कंटेंट्स होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, टू द पॉइंट बात उसमें की जाएगी। और तीसरे पार्ट में आपको एक डॉक्यूमेंट जो कि आज पढ़ाया गया, जो कि स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है, वो दिखा के उसके बारे में बताया जाएगा। तो अभी हमारा पहला पार्ट हम मौजूद हैं और इसमें शामिल हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा। और ये भी बनाने, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि इसको बनाने वाले, जो क्रिएट करने वाले सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट होते हैं, जो कि एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करने के बाद ये जब हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, उसके बाद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से डाटा कलेक्ट करते हैं। सवाल यह है कि स्टेक होल्डर्स किसे बोलते हैं। स्टेक होल्डर्स बेसिकली वो लोग होते हैं कि जो कि सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंसर्न्ड होते हैं, यानी जो भी शख्स सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंसर्न्ड होगा वो स्टेक होल्डर्स कहलाया जाएगा। इसी तरह से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है जो कि वेंडर यानी सेलर का मतलब ये होता है जो सेल करता है सॉफ्टवेयर को, यानी सॉफ्टवेयर हाउस वाले या डेवलपर्स। जो सॉफ्टवेयर हाउस वाले होते हैं वो, उनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग होती है वेंडर्स और कस्टमर के दरमियान, यानी ये वो डॉक्यूमेंट बड़ा अहम डॉक्यूमेंट होता है कि जिसमें हम ये चीज़ डिस्क्राइब करते हैं, जो कि एक अंडरस्टैंडिंग, जो कि एक एग्रीमेंट है सॉफ्टवेयर वेंडर्स यानी सेलर्स और कस्टमर के दरमियान का एक एग्रीमेंट है, जिसमें जो बातें डिस्क्राइब होती हैं वो चीज़ क्वालिटी के अंदर आती है, यानी कि वो चीज़ यूज़र की रिक्वायरमेंट है, हमें उसको फुलफिल करना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन यानी SRS बेसिकली प्रिसाइज होता है, क्लियर होती है, हर चीज़ का बात इसमें क्लियर होती है और प्लेन लैंग्वेज में होती है, कोई भी इसमें टेक्निकल टर्म इनिशियली नहीं होती। इसमें रिव्यूड होते हैं, स्टडीड
करते हैं इसको बाकायदा बिजनेस एनालिस्ट करते हैं और कस्टमर के दरमियान होता है सारा कुछ। इसके अलावा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन यूजुअली फर्स्ट डिलीवरेबल होता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का, जिस तरह मैंने पहले डिस्क्राइब किया था। ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है और फर्स्ट डिलीवरेबल होता है जिसके थ्रू आप अंडरस्टैंड करवाते हैं किसी भी क्लाइंट को और वेंडर के दरमियान। इसके अलावा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में अगर देखा जाए इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। ये तो इनिशियली ये नेचुरल लैंग्वेज में होता है, एक आम ज़बान में होता है। इसमें एल्गोरिदम भी होते हैं और इसमें अगर देखा जाए उसके GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस स्क्रीन प्रिंट भी होते हैं ताकि आसानी के साथ हम समझा सकें, जितना हम समझा सकते हैं अपने क्लाइंट को। और इसमें कंडीशनल मैथमेटिकल नोटेशंस वगैरह होते हैं, ERD एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स होती हैं, इसमें UMLs होते हैं, DFDs होते हैं, यूज़ केस डायग्राम होती है जिसके थ्रू डेवलपर को समझना आसान होता है। और यूज़ केस डायग्राम एक ऐसी चीज़ है जो कि एक आम इंसान को भी समझ में आ सकती है। इसके अलावा इसकी क्या ज़रूरत थी, क्यों हम SRS डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर कुछ मैं पहले भी दे चुका हूँ मैं, कि ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, फर्स्ट डिलीवरेबल होता है आपका बिटवीन कस्टमर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स। इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर जो होता है प्रोवाइड फिक्स्ड द स्कोप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सेकंड पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप स्कोप डिफाइन करते हैं। सवाल ये है कि स्कोप क्या है। स्कोप ये है कि स्कोप का मतलब ये होता है कि आप एक एरिया डिफाइन करते हैं कि किस एरिया में रह के हम काम करेंगे, यानी हम क्या चीज़ बनाएंगे और क्या चीज़ नहीं बनाएंगे, ये बात बहुत क्लियरली डिफाइंड होती है। ऐसा नहीं होता कि आज आपने कोई और बात कही और कल कुछ और बात कही। ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है हमारे सामने, तो फिर हम उस पर डिपेंड करते हैं कि हम कौन सा मॉडल चूज़ करें। और उसके लिए फिर हमें दो चीज़ें एक्स्ट्रा हमें रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर का स्कोप चेंज होता है, स्कोप मीन्स इसका डोमेन चेंज होता है या फिर उसके कुछ रिक्वायरमेंट चेंज होती है, तो इस हवाले से हमें दो चीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। नंबर एक, टाइम, हमें टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। ऑफकोर्स अगर हम उस स्कोप से बाहर जाएंगे तो हमें टाइम चाहिए होगा। और दूसरा अमाउंट, पैसा, ताकि हम लोग उस हिसाब से अपने, क्योंकि हमारे पास जो हर सॉफ्टवेयर हाउस पे लोग काम कर रहे होते हैं वो आर्ली बेसिस पे भी चार्ज ले रहे होते हैं, तो उस चार्जेस के हवाले से फिर हम चार्जेस भी स्कोप के हवाले से, हम जब जैसा स्कोप हमारा एक्सपेंड होता है तो उसी हवाले से हमारा चार्जेस भी हमारे कम या ज़्यादा होते रहते हैं, यानी चेंजेस होते हैं हमारे। इसके अलावा तीसरा पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फाइनल सिस्टम इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल आपका टेक्निकल रिक्वायरमेंट हो गई, इंटरफेसेस रिक्वायरमेंट हो गई, वो सारी चीज़ें आपकी SRS में मौजूद होती है। इसी वजह से SRS की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा SRS की जो नीड है, अगर देखा जाए कॉस्टिंग के हवाले से है और इसकी प्राइसिंग के हवाले से। इसके लिए हमारा पूरा एक टॉपिक होता है, हमारा एक पूरा एक सब्जेक्ट होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, जिसमें शामिल हम सॉफ्टवेयर कॉस्ट एंड एस्टिमेशंस के नाम से, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम उसमें हम स्टडी करते हैं। इसमें भी बेसिकली SRS के अंदर ये डिफाइन करते हैं कि हमारी कॉस्टिंग क्या होगी, हमारी प्राइसिंग क्या होगी, जो कि हम एस्टिमेट लगाते हैं। इसके लिए बाकायदा तौर पे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट MS प्रोजेक्ट के अंदर इंशाल्लाह आगे चल के एक वीडियो भी अपलोड करूँगा मैं, जिसमें मैंने प्रैक्टिकली ये चीज़ करके दिखाई है कि किस तरीके से हम लोग डिफरेंट टास्क, एक्टिविटीज़ और क्या बोलते हैं उस पर रिसोर्स के साथ एलोकेट करते हैं। रिसोर्सेज तीन तरह के होते हैं, पीपल होते हैं, आपके हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। किस तरह से एलोकेट करते हैं, जिसके बिहाफ पे हमें किस तरीके से हमें कॉस्ट की एस्टिमेशन निकालते हैं हम लोग, और फिर उसके हिसाब से बजटिंग होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये अभी शायद मैं जल्दी में कह गया हूँ, लेकिन इसकी डिटेल इंशाल्लाह फिर कभी किसी यानी मैं सब्जेक्ट में आपको इंशाल्लाह दूंगा। मैं ये ख़ास तौर पे मैं उस वक्त में आपको देना चाहूँगा जब मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँ मैं आपके MS प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि इंशाल्लाह अपकमिंग नेक्स्ट में मैं आपको इसमें अपलोड करूँगा। इसके अलावा एक टर्म मैंने, एक स्लाइड एक्स्ट्रा मैंने ऐड की है, इसमें एक टर्म है जो कि बताना ज़रूरी था, जो कि अक्सर लोग टेक्निकल यूज़ करते हैं, फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस। सवाल ये कि फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस क्या है। ये एस्टिमेशन एफर्ट्स होती है, किस तरह से हम कॉस्ट की एस्टिमेशन निकालते हैं, जिस तरह भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था। ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट की हम लोग किस तरह से हम एस्टिमेशन निकालते हैं, उसके हवाले से उसकी पूरी एफर्ट को हम लोग फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस करते हैं। अब जो ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ये असल पार्ट है कि इसमें हमारे पास क्या, इसमें कंटेंट्स ऐसे होते हैं कि जिसके थ्रू हम लोग
SRS में कौन से ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपने सॉफ्ट। ये इंशाल्लाह मैं अगली वीडियोस के अंदर मैं आपको इसमें शामिल करूंगा मैं, और इसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा इससे कौन कौन से कंटेंट जो आपकी नज़रों के सामने, इसको मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अगर कोई सवाल हो, कुछ टॉपिक हो, तो मुझसे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं छोटी छोटी वीडियोस बना के इसलिए मैं अपलोड करूँगा कि ताकि आप टू दी पॉइंट बात हर टॉपिक पे जाके उसको टू दी पॉइंट आप समझें और उसको फिर अंडरस्टैंड करें, और फिर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना हो तो मुझसे करें। लास्ट में एक और वीडियो भी अपलोड करूँगा जो आपके क्वेश्चन होंगे उसके आंसर देने के लिए। अगर कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर करें, मुझे फीडबैक दें, और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, दुआ की दरख्वास्त।